दोस्तों मान लो कि आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना फोन चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि वाह क्या लाइफ है। तभी अचानक से आपका पैसा आपके पास आता है और आपको खींच के थप्पड़ लगाते हुए कहता है क्या कर रहा है, चल काम पे जा और पैसा कमा। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, आखिर पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है। वेल अगर आप भी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता तो आप बिल्कुल गलत हो। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसों ने काम पर लगा रखा है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ कि क्या आप सुबह उठकर पैसे कमाने के लिए काम पर नहीं जाते, या फिर एक मजदूर सुबह खाने का टिफिन लेके दहाड़ी मजदूरी करने नहीं जाता क्या। वेल अगर देखा जाए तो हम सभी लोग पैसे कमाने के लिए ही तो काम करते हैं, चाहे फिर वो काम हमें पसंद हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें काम पर तो जाना ही है। अगर पैसों की जगह आपने पैसों को काम पर लगा रखा होता तो क्या तब भी आप सुबह उठ के काम करने के लिए जा रहे होते। वेल रियलिटी में पैसा हमें उठकर तो नहीं बोलता कि जा और मुझे काम पर लगा, लेकिन फिर भी ये सब हम पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा क्या करें कि हम पैसों को काम पर लगा सके, ना कि पैसा हमें। इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी ये किताब न जाने कितने ही लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात कही है। हमें कॉलेज में, घर में और हर जगह फॉर्मल एजुकेशन तो दे दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, पास कैसे होना है, या फिर मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखी थी ताकि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो वो ये किताब पढ़कर इसे समझ सके। और इसी बुक से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले पुअर पीपल, फिर मिडिल क्लास और तीसरे होते हैं रिच पीपल। अब ये तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण ही इन कैटेगरीज में आते हैं। कोई इंसान गरीब या फिर मिडिल क्लास क्यों होता है उसे इस चार्ट से समझते हैं। अब सबसे पहले आते हैं पुअर पीपल। इस तरह के लोग काफी मेहनत करते हैं और काफी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इनकी मेजर इनकम खाने पीने और रेंट में ही निकल जाती है, जिसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, जिससे ना तो वो कोई एसेट खरीद पाते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि मंथ एंड तक इनके खर्चे मैनेज हो जाए वही बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बहुत ही मुश्किल से अपने खर्चे निकाल पाते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी के लोग अपने इसी कैश फ्लो के कारण हमेशा गरीब रहते हैं। दूसरे हैं मिडिल क्लास। दुनिया के मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। अब इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो इनकी जो इनकम होती है उसी से ये अपने खर्चे निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये अपने डिजायर्स पूरे करते हैं। जैसे अगर कोई कार ले रखी है तो उसकी EMI देना, होम लोन ले रखा हो तो उसकी किस्तें देना, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो ये अपना पैसा FD में जमा कर देते हैं। अब ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, लेकिन ये लोग हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर लाइबिलिटीज ही इतनी ले रखी होती हैं, जैसे दुनिया भर के लोन्स लेना, जिससे इनकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन तो इनके लोन्स की किस्तें भरने में ही चला जाता है, और लाइफ टाइम ये पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब इसके बाद आते हैं रिच पीपल। ये लोग जो कुछ भी कमाते हैं उसे काम पर लगाते हैं और उससे मिले रिटर्न से अपने खर्चे पूरे करते हैं। ये सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती है, और कोई भी लाइबिलिटीज ना होने की वजह से ये अपने पैसों को काम पर लगा पाते हैं, यानी इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है, और इन्हें हर रोज सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि आज पैसा कैसे कमाएंगे, और इसी वजह से ये लोग बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। तो अब हमने तीनों तरह के लोगों को देख लिया है कि वो कैसे अपने कैश फ्लो के कारण अपने पैसों को मैनेज करते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर कैसे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि दे नो हाउ मनी वर्क्स, यानी जो अमीर लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग रिचर बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs। फाइनेंशियल IQ मतलब आपके पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप पैसों को कैसे खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQ ओवर द टाइम सीख कर डेवलप की जाती है, और जहाँ गरीब और मिडिल क्लास पीपल इसमें काफी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन में ही ज्यादा बिलीव करते हैं। पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लो, एक बजट के हिसाब से अपने पैसों को खर्च करो और उन पैसों को अपनी 60s तक इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपने बुढ़ापे में अपने हॉस्पिटल्स के बिल्स पे कर सको। और इसी फॉर्मूले से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं, और यही चीजें वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं।
अब अगर एक गरीब बच्चे को पूछा जाए कि वो गरीब क्यों है, तो उसके पास इसके लिए काफी रीजंस होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि फादर इतना अर्न नहीं करते या फिर उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। और यही सेम सवाल अगर आप किसी अमीर बच्चे से पूछो तो वो खुद बता देगा कि उसके पापा क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितने एसेट्स हैं और कहाँ कहाँ से पैसा आता है। क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो एक अमीर फैमिली से है, इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है और टाइम के साथ वो सीख जाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे सेव किया जाता है और उन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में यही सब देखा है। और यही रीजन है कि जनरेशन के साथ उनका पैसा बढ़ता ही रहता है। नाउ एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी ही एकमात्र तरीका है जिससे अमीर और अमीर होता रहता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से गरीब और गरीब होता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते, बल्कि जिन लोगों को अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती वो लोग भी पैसों के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे वीडियोस देखते हैं, मिस्टेक्स करके और उनसे सीख कर खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेते हैं और इस रेट रेस को स्किप कर देते हैं। और इस तरह वो जो कुछ भी सीखते हैं यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते रहते हैं और इस तरह वो हर जनरेशन के साथ और भी अमीर होते रहते हैं। इसके बाद अगला लेसन है दे आर बेटर एट टैक्स गेम, यानी अमीर लोग टैक्स के गेम को काफी अच्छे से खेलते हैं। 12 साल की उम्र में रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ एक बीच पे घूम रहे थे, तभी उनके रिच डैड समुद्र के किनारे बने एक घर की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, रॉबर्ट देखो वो जो बड़ा सा घर दिख रहा है वो मैंने अभी खरीदा है। अब उस टाइम पर रॉबर्ट को भी ये समझ नहीं आ रहा था क्या कि रिच डैड इतना बड़ा रियल एस्टेट कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर रिच डैड इतने ज्यादा पैसे भी नहीं कमा रहे थे कि वो इतने बड़े घर को खरीद सके। तो जब रॉबर्ट ने पूछा कि जब आप इतना कमाते ही नहीं तो आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, तो जवाब देते हुए रिच डैड ने कहा कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कंपनी जरूर कर सकती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रॉबर्ट के जो रियल डैड थे उनके पास एक अच्छी खासी जॉब थी और वहाँ पर उनकी सैलरी रिच डैड से भी ज्यादा थी। और रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रियल डैड, जिन्हें बुक में वो पुअर डैड का टाइटल देते हैं, वो कभी भी उस बड़े घर को खरीद ही नहीं सकते थे। ऐसा क्यों था? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था टैक्स। ऑथर हमें इस बुक में मेनली 3 तरह की इनकम के बारे में बताते हैं। पहली होती है ऑर्डिनरी इनकम, ये होती है आपकी कमाई हुई इनकम, जहाँ पर आप जो भी काम करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दूसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, जहां आपको अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों से रिटर्न्स मिलते हैं। और तीसरी होती है पैसिव इनकम, ये वो इनकम होती है जहां आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वहां से आपको रेंट मिलता है तो वो आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स आपको वही पे करना होता है। अगर आपको एक्चुअल में अमीर बनना है तो आपको बाकी की 2 इनकम को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के पुअर डैड एक जॉब करते थे जहाँ से उनको सैलरी मिलती थी, जो कि एक ऑर्डिनरी इनकम के तौर पर उन्हें रिसीव होती थी, और वहाँ पर वो अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट टैक्स में दे देते थे। वहीं उनके रिच डैड काफी बिजनेसेस और एसेट्स को ओन करते थे, जहाँ से उनको पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम मिलती थी, और इनमें उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़ता था। ऑथर कहते हैं कि जब आप एक ऐसा एसेट्स बिल्ड कर लेते हो जहां से आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता रहे, अब आपको उस एसेट का यूज करके और भी एसेट्स बिल्ड करने हैं जो कैश फ्लो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए पैसों को कंपाउंड करने की जगह अपने एसेट्स को कंपाउंड करने पर फोकस करो। रिच डैड अपनी कंपनी का यूज करके ग्रॉस इनकम से एसेट्स बाय कर सकते थे और उन्हें अपनी बची हुई नेट इनकम पर टैक्स पे करना होता था। वहीं ऑथर के जो पुअर डैड थे वो सबसे पहले अपनी सैलरी से टैक्स भरते थे, यानी अपनी ग्रॉस इनकम से टैक्स भरते थे, और उसके बाद जो बचता था उसे स्पेंड करते थे। इसका रीजन ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर रिच लोग बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर होते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा टैक्स ब्रेक मिलते हैं, क्योंकि अमीर लोगों की वजह से ही देश की इकोनॉमी चलती है। इन अमीर लोगों की वजह से ही देश में नई जॉब्स क्रिएट होती है, प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं और कंज्यूमर बढ़ते हैं, और इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी उन्हें काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट देती है। अब ये सुनने में आपको अनफेयर लगेगा, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कम टैक्स पे कर रहा है, और जिस पे कम पैसे हैं वो अपनी जेब काट काट के गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको एक ऐसी इनकम स्ट्रीम बिल्ड करनी चाहिए जहां पर आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। तो दोस्तों, यही कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे अमीर और गरीब और गरीब होता रहता है। इसीलिए मैं फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। बाय।